गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो एपिसोड में हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक शर्तें: भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो तथा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सारी योग्यताएं पूरी करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकित नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो विधान परिषद और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं और भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार को कम से कम 50 सदस्यों को प्रस्तावक तथा 50 सदस्यों को समर्थक के रूप में पेश करना होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान विधि द्वारा किया जाता है। संविधान के 17वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडलों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य तथा पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसके पहले संघ राज्य क्षेत्र के अलावा केवल राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल में होते थे। 1961 के 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। अर्थात यदि किसी राज्य की विधानसभा अगर सस्पेंडेड हो तो भी, मतलब मतदाताओं के अभाव में भी कमी के साथ राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा। भारत का राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति के नामांकन में धनराशि 15,000 रुपये निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदान के 1/6 से कम मत मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहाँ पर कुल मतदाता नहीं, कुल मतदान के 1/6 की बात की जा रही है। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित मामलों अथवा विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। एक व्यक्ति चाहे जितनी बार निर्वाचन हेतु नामांकन कर सकता है तथा निर्वाचित हो सकता है। अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। अगर किसी कारण से चुनाव में विलंब हो तो पदस्थ राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जो होंगे, वो अपने पद पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक कार्य करेंगे। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। महाभियोग को राज्य सभा या लोकसभा किसी में स्थापित किया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग के समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने या स्वयं सदन में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग जिस सदन में लगाया जाता है, दूसरा सदन इसकी जांच करता है। अगर राज्यसभा में आया तो लोकसभा जांच करेगा और लोकसभा में आया तो राज्यसभा उन आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव को रखने के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
लाख रुपए का वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया पूर्व में भी, कि राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से प्रदान किया जाता है। यह भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति का पद 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं रखा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के नहीं रहने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री पद की सलाह मानने हेतु बाध्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पदों के अधीन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रेषित करता है, लेकिन दूसरी बार पुनः इस सलाह को अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को स्वीकार करने की बाध्यता होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को, जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, उन्हें मनोनीत करने का अधिकार होता है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों के राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। कौन कौन है? मंत्रिपरिषद के मंत्री, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उच्चतम न्यायालय के अनुन्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के सदस्य तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजभाषा आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अनुसूचित क्षेत्र के लिए आयोग तथा राजदूत, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित लोगों राज्यों के राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के मंत्री, संसद की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राज्य क्षेत्र का प्रशासक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संसद के सदस्यों की योग्यता संबंधी वादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अगले अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात तक प्रभावी रह सकता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। लोकसभा के कार्यकाल को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति अपने पदावधि में किसी भी न्यायालय द्वारा बंदी बनाने या कारावासित करने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान बंदी नहीं बनाया जा सकता है और कारावास नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उस पदावधि में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई किसी न्यायालय में ना तो उपस्थापित की जा सकती है और ना ही कंटिन्यू रखी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद चल भी रहा हो और वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह के इस
केस से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित होने के उपरांत केवल एक बार लौटा सकते हैं। भारत के आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भारतीय विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। भारत के संसद में पेश किए जाने वाला बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न दंडों पर कर सकता है: मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, या ऐसे किसी भी दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत में आपातकाल स्थिति लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके लिए 3 परिस्थितियां हैं। पहला है युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से यदि भारत की सुरक्षा को किसी प्रकार की खतरा हो, किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने, संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाने या कानून के शासन के भंग होने की आशंका में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तीसरा है जब भारत देश या किसी भाग में वित्तीय संकट हो तो अनुच्छेद 360 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या इसके किसी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की अवधि राज्यों में 6 माह की होती है तथा इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संसद की स्वीकृति के बिना आपातकाल केवल 2 माह तक लागू रह सकता है। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है तथा उसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने में संसद की दोबारा स्वीकृति लेनी होती है। युद्ध अथवा आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रपति अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध यानी किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा आगामी यूपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।